बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर 2। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 2 कंक्लूड किया था लास्ट सेशन में, और हमने कंपेयर किया था परेटो एफिशिएंसी को पोटेंशियल परेटो एफिशिएंसी से, या जिसको हम कैल्डर हिक्स क्राइटेरिया कहते थे। फिर कैल्डर हिक्स के हमने फिजिबिलिटी या जस्टिफिकेशन समझने की कोशिश की थी, और मैंने आपको सजेस्ट किया था एक पेपर कि आप अगर कैल्डर हिक्स पे क्रिटिसिज्म पढ़ना चाहते हैं तो आप उस पेपर को पढ़ सकते हैं जो कैनवस पे मौजूद है। अभी वील मूव ऑन, और हम अ, देखेंगे सबसे पहले कि जब हम सीबीए को डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इस इन प्रैक्टिस डिसीजन रूल किस तरह अप्लाई होता है। सबसे पहले ये कि आप यू कैन अप्लाई ऑल पॉलिसीज दैट हैव नेट पॉजिटिव बेनिफिट्स। यानी तब ऐसी सिचुएशन में जब सब पॉलिसीज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, यानी एक दूसरे पे असर ना डालती हो, तो जिस जिस पॉलिसी का बेनिफिट्स पॉजिटिव हैं, नेट बेनिफिट्स, वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर पॉलिसीज डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, डिपेंडेंट दो तरह से हो सकती हैं, या वो अ, एक दूसरे के वो इकट्ठी होकर कोई ज़्यादा अच्छाई पैदा करती हैं, या एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप दो नहरों को मिलाएं तो वो डाउनस्ट्रीम एक बड़ा एरिया सैराब कर सकती हैं, और मे बी वहाँ पे कोई क्रिटिकल फंक्शन हो तो वो दोनों मिला के उसको पूरा कर सकती हैं। तो यहाँ पे इनकी सिनर्जीज हैं। और इंटरफेरेंस ये हो सकती है कि आपने अगर कोई बड़ा पुल बनाना है तो आपको रिवर को रोकना पड़ता है, और अगर दूसरी तरफ पे कोई रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो इंटरफेयर हो जाएगा। तो वहाँ पे ओवरऑल नेट बेनिफिट इनका दोनों का मिला के देखें तो कम हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में वो पॉलिसीज का कम्बिनेशन चूज करें जो नेट बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज कर रहा हो। एक और प्रैक्टिस में ये चीज़ आती है कि बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो, जो कि बेसिकली बेनिफिट्स को डिवाइड किया जाता है कॉस्ट्स पे, वो एक नंबर देता है आपको, एक रेशियो देता है जो 1 से ऊपर होना चाहिए ऑब्वियसली, अगर बेनिफिट्स ज़्यादा हैं कॉस्ट से, और अगर आपने अडॉप्ट करना है उस पॉलिसी को। लेकिन ये नंबर आपको ये नहीं बताता कि इस प्रोजेक्ट का क्वांटम क्या है, इसका साइज कितना है, इसमें पैसे की इन्वेस्टमेंट कितनी है, या इसकी ड्यूरेशन कितनी है। यानी आपको खाली एक नंबर पता चलता है। तो आप अगर 1.5 वाले प्रोजेक्ट को प्रेफर करेंगे 1.1 पे, हो सकता है 1.1 वाला 5 साल का प्रोजेक्ट हो, उसमें थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स लोगों को फायदा हो रहा हो, जबकि जो 1.5 है वो छोटा एक आध महीने का प्रोजेक्ट हो जिससे 10-12 लोगों को फायदा हो रहा हो। तो आप डायरेक्टली एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते बेनिफिट कॉस्ट रेशो को इस्तेमाल करते हुए। तो ऐसे केसेस में फिर आपको नेट बेनिफिट्स को वाला क्राइटेरिया ही यूज करना चाहिए। और ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें नॉन मोनेटाइज्ड इम्पैक्ट जिनका बहुत बहुत ज़्यादा है, यानी जिसमें ऐसी चीज़ें हैं जिनको डॉलर टर्म्स में क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, या नहीं किया गया, या फिजिबल नहीं है किया जाना, वहाँ पे फिर आप मल्टीपल पासेस को इस्तेमाल करते हैं। यानी उनको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी देखेंगे, नेट बेनिफिट्स भी देखेंगे, किसी और क्राइटेरिया पे भी देखेंगे जहाँ पे मोनेटाइजेशन जो है जिन पार्ट्स की नहीं हो रही, वो पार्ट्स काफ़ी हैं, ज़्यादा हैं। अब जी देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स विलिंगनेस टू पे के साथ। विलिंगनेस टू पे हमने डिस्कस किया था कि ये एक क्राइटेरिया है किसी भी पॉलिसी को इवेल्युएट करने का। यानी एग्जांपल कुछ इस तरह की से हमने देखी थी कि अगर आप ये के पास एक $100 हैं, तो हम आपको ये सो एंड सो रोड पे 2 घंटे का ट्रेवल दे रहे हैं, जिसमें रास्ते में कोई इशारा नहीं है, कोई रश नहीं है। तो क्या आर यू विलिंग टू पे $100 फॉर दैट? ऑब्वियसली प्रैक्टिकली कोई नहीं पे करता। इट्स जस्ट काइंड ऑफ असेसमेंट ऑफ द सोसाइटीज रेडीनेस और विलिंगनेस टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो वो अगर आपको कहते हैं कि वी आर इन डिफरेंट बिटवीन $100 एंड दैट 2 आवर्स ऑफ ट्रेवल, फ्री ट्रेवल, तो इसका मतलब होता है कि उनकी willingness to pay $100 है for that particular project।
तो विलिंगनेस टू पे जो है वो इज इट परफेक्ट क्राइटेरिया कि आप इसी तरीके से चीज़ों को एवेल्यूएट करना चाहिए, तो उसकी कुछ इश्यूज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला इशू ये है कि ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं कि अगर आप प्रोजेक्ट ए को पे प्रेफर करते हैं प्रोजेक्ट बी पे, और प्रोजेक्ट बी को प्रेफर करते हैं प्रोजेक्ट सी से, यानी ए इज प्रेफर्ड ओवर बी एंड बी इज प्रेफर्ड ओवर सी, तो नेचुरली ए शुड बी प्रेफर्ड ओवर सी एज वेल। इसको ट्रांजिटिविटी कहते हैं। यानी इफ दो से बड़ा तीन है, तीन से बड़ा चार है, तो इसका मतलब है चार जो है दो से भी बड़ा है। इसको कहते हैं ट्रांजिटिविटी। अब होता क्या है कि जहाँ पे क्लियर नंबर्स होते हैं, या कहीं पैसे के क्वांटम में बात आती है, या साइज नजर आता है, यानी जो चीज़ बहुत ऑब्वियस हो, वहाँ पे तो ह्यूमंस इस तरह की प्रेफरेंसेस क्लियरली दे देते हैं। लेकिन जहाँ पे चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप किसी से कहें कि तुम्हें केला अच्छा लगता है या माल्टा, तो वो अगर कहे माल्टा, और फिर आप कहें तुम्हें केला अच्छा लगता है या खुबानी, और वो कहे केला, तो फिर शायद नेचुरली आप ये अज्यूम करना चाहें कि ये खुबानी तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करेगा, स्पेशली जब उसको माल्टे से कंपेयर किया जाए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो आपके आखिरी सवाल के जवाब दे कि नहीं, मुझे खुबानी अच्छी लगती है। तो ह्यूमन बिहेवियर में इस तरह की साइक्लिसिटी आ सकती है, स्पेशली जब आप उसको बहुत सारी ऑप्शंस देते हैं, तीन से ज़्यादा ऑप्शंस देते हैं। अब ये चीज़ एग्रीगेट लेवल पे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा तो कह देगा कि मुझे केले से ज़्यादा खुबानी पसंद है और खुबानी से ज़्यादा माल्टा पसंद है। तो इसका मतलब है कि माल्टे और केले में मैं हमेशा माल्टा लूंगा। एक बंदा तो ये कह देगा। फर्ज करें एक और भी बंदा है, वो कहेगा मुझे ओवरऑल केला पसंद है। येट एक अनदर बंदा आ जाएगा, वो कहेगा मुझे खुबानी पसंद है। तो इन ये तीन, फर्ज करें आपकी सोसाइटी के मेंबर हैं, तो फिर ये एक कह लें कि एक डेडलॉक सा पैदा हो जाएगा केले, खुबानी और माल्टे में। और आप फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ को, किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को एक दूसरे से सुपीरियर नहीं कह सकेंगे, बल्कि इनफैक्ट अगर यही तीन वाला केस हो, तो आप उसको एनालाइज करें तो आपको पता लगेगा कि 66% लोग जो हैं वो केले को प्रेफर करते हैं। इसी तरह 66% ऑफ द टाइम्स लोग माल्टे को करते हैं, और 60% ऑफ द टाइम्स लोग खुबानी को करते हैं। यानी एक साइक्लिकल प्रेफरेंस आ जाती है लोगों की, और आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं। इस चीज़ को मैथमेटिकली एक साइंटिस्ट हैं एरो, उन्होंने प्रूव किया था। इसको एरोज थ्योरम भी कहते हैं, एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम भी कहते हैं, सोशल चॉइस थ्योरी भी कहते हैं। तो इसका एक क्विक इंट्रोडक्शन जो है वो इन्वेस्टोपीडिया पे आप पढ़ सकते हैं, जिसका मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और इकोनॉमिक्स में इनको फिर नोबेल प्राइज भी मिला था इसी थ्योरी को प्रूव करने पे। तो द आइडिया इज कि क्लियर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कैन नॉट बी डिटरमिन्ड while adhering to mandatory principles of fair voting procedures। अब फेयर वोटिंग प्रोसीजर के कुछ मैंडेटरी कह लें कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि कोई शख्स कोई भी चॉइस ले सकता है, जिसको हम एक्सियम ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन कहते हैं। यानी तीनों चॉइसेस में, केले, खुबानी और माल्टे में, या जो भी चॉइसेस हैं तीन पॉलिसीज में, वो ट्रांजिटिव अगर हो तो वो कोई भी ऑल्टरनेटिव ले सकता है। यानी वो अगर कहे ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, और फिर ए यानी सी से भी बड़ा है, यानी ट्रांजिटिव हो, तो वो कोई भी चॉइस ले सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एक ऑल्टरनेटिव दूसरे के ऊपर यूनानिमसली प्रेफर हो रहा है, यानी सब लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो फिर सेकंड को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। इसको एक्सिम ऑफ परेटो चॉइस भी कहते हैं लॉजिकली। तीसरी चीज़ ये होती है कि रैंकिंग ऑफ एनी टू ऑल्टरनेटिव्स, यानी दो को जब आप कंपेयर कर रहे हैं, इट शुड नॉट डिपेंड ऑन व्हाट ऑल अदर ऑल्टरनेट्स आर अवेलेबल। यानी दो को जब आप कंपेयर कर रहे हैं, तो उसका तीसरे से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये एक तरह से ट्रांजिटिविटी को कि मैंडेटरी होने को ख़त्म करता है। यानी वो अब आपको ये नहीं कहता कि अगर तुमने माल्टे को केले से अच्छा कह दिया, तो अब तुम पे लाजिम है कि तुम खुबानी नहीं खाओगे, और जब भी खुबानी और माल्टे की चॉइस हो तो तुम माल्टा ही लोगे। तो इसको कहते हैं एक्सिम ऑफ इंडिपेंडेंस।
और चौथा रूल जो है उसको कहते हैं एक्सियम ऑफ नॉन डिक्टेटरशिप, यानी किसी के पास ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि वो डिक्टेटोरियल अप्रोच लेके तो किसी पॉलिसी को या किसी चॉइस को सिलेक्ट कर ले। तो ये जो मैंडेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर वोटिंग प्रोसीजर्स हैं, इनको एडहेयर करते हुए क्लियर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नहीं डिटरमिन किया जा सकता, और इससे साइक्लिसिटी आ जाती है। ये प्रूव किया था एरो ने। अब इसी तरह का एक और थ्योरी स्किटोस्की ने प्रपोज की थी, जिसको कहते हैं स्किटोस्की रिवर्सल। द पॉइंट इज के आपको ये तस्वीर जो लेफ्ट साइड पे नीचे आप देख रहे हैं, जिसको हमने पहले डिस्कस किया था काफी डिटेल में, इसमें ये जो रेड पट्टी है, इसमें साइक्लिकल इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं। यानी कि आप, पर्सन ए कहता है कि आपको मैं पे कर देता हूँ जो आपको लॉस हो रहा है, तो मेरी तरफ एक इम्प्रूवमेंट आ जाएगी उससे। ये एक पोटेंशियल पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट है। जब वो वहां पे जाएगा पॉइंट, तो दूसरा बंदा उसको कहेगा मैं आपको पे कर देता हूँ, पर मेरी तरफ इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो इस तरह साइक्लिकल कह लें रिवर्सल इम्प्रूवमेंट्स होती रहेंगी दो पॉइंट्स के दरमियान, और दोनों थियोरेटिकली पोटेंशियल पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स होंगी। इस यही चीज़ जो है वो इस ग्रीन वाले ट्रायंगल में भी हो सकती है, जहाँ पे पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं के रिवर्सल्स हो सकते हैं, और हर दफ़ा पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है एक दूसरे के दरमियान, इनके दरमियान चॉइस बार बार रिवर्स हो सकती है। और दोनों केसेस में हर दफ़ा आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। अगर पेरेटो की बात करें तो पेरेटो इम्प्रूवमेंट, और पोटेंशियल पेरेटो की बात करें तो पोटेंशियल पेरेटो इम्प्रूवमेंट। तो ये एक और इशू था, विलिंग इशू है विलिंगनेस टू पे में, कि इट कैन गेट लॉक्ड बिटवीन टू पार्टीज। और हर दफा जब चेंज होगा, ओवरऑल कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही होगी, लेकिन एक दूसरे के मुकाबले में वो इम्प्रूवमेंट्स होंगी। अगली जो इशू है विलिंगनेस टू पे में, वो ये है कि विलिंगनेस टू पे जो है वो डिपेंड करती है एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी। इन अदर वर्ड्स, अगर आप पहले से अमीर हैं और मैं पहले से गरीब हूँ, तो हम दोनों की विलिंगनेस टू पे को कंपेयर नहीं किया जा सकता। आपकी $100 विलिंगनेस टू पे का कुछ और मतलब है, क्योंकि आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, और मेरे पास $100 विलिंगनेस टू पे का कुछ और मतलब है, क्योंकि मेरे पास टोटल है ही $100। तो इसी तरह फिर अगर ये विलिंगनेस टू पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के साथ चेंज हो जाए, तो फिर रैंकिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स भी चेंज हो जाएगी। अगर थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ इसको मार्जिनल टर्म्स में अगर हम देखें। अगर तो ऐसा हो कि एक्चुअली विलिंग, ये सब विलिंगनेस टू पे की जब कैलकुलेशन हो रही हो, तो मुझे एक्चुअली आप कंपनसेट करें। यानी मैं कहूँ कि मेरे लिए $100 ले लेना, और इस बेनिफिट को फोरगो कर देना बराबर है, और आप मुझे एक्चुअली $100 दे दे, फिर तो ठीक है, फिर तो ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्चुअली तो पैसे नहीं दिए जाते। ये तो विलिंगनेस टू पे तो एक थ्योरेटिकल कैलकुलेशन होती है। तो अ, होता क्या है फिर के मेरे लिए, यानी फर्ज करें ओवरऑल आप भी, आपको भी $100 आपकी विलिंगनेस टू पे है, मेरी भी। तो मेरे लिए $100 की कुछ और वैल्यू है, उस मैं उससे बहुत ज्यादा काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी टोटल तनख्वाह ही $100 है। आपके लिए वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी तनख्वाह फर्ज करें ₹5 लाख है। तो जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है पैसे की, उस $100 की, वो बहुत ज़्यादा है। यानी मुझे जब एक एक दफ़ा $100 मिलता है, तो मेरा पूरा घर चल जाता है। आपको एक दफ़ा $100 मिलता है, तो आपको शायद पता भी नहीं चलता। तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी बहुत कम है, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप आपके लिए वो कुछ और मतलब रखता है, मेरे लिए कुछ और मतलब रखता है। तो इसका मतलब ये है कि फिर जो बेनिफिट्स और कॉस्ट्स होंगे $100 के बदले, वो भी आपके लिए कुछ और मतलब रखेंगे, मेरे लिए कुछ और मतलब रखेंगे। तो विलिंगनेस टू पे एक कह लें कि अक्रॉस द बोर्ड सिमिलर कॉन्सेप्ट नहीं है। वो जिसके पास ऑलरेडी पैसे ज़्यादा हैं उसके लिए कुछ और मतलब है, और जिसके पास पैसे कम है उसके लिए कुछ और मतलब है। और एक और चीज़ ये कि
जब एक बार रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है तो लोगों की वेल्थ चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इस बेनिफिट के बदले आपने $200 दिए और मैंने $150 एक्सेप्ट किए, यानी आपसे $150 मेरे पास आए, आपके पास, आपको ₹50 एक तरह से बेनिफिट हो गया। विलिंगनेस टू पे आपकी ज़्यादा थी। तो अब हुआ क्या है कि सोसाइटी में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई है और अब मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं। तो इस तरह फिर क्या होता है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होती रहती है तो लोगों की वेल्थ भी चेंज होती रहती है और उनकी फिर विलिंगनेस टू पे की वैल्यू भी या मार्जिनल यूटिलिटी भी चेंज होती रहती है। तो ये आइडिया ये बताता है कि विलिंगनेस टू पे हैज इश्यूज, वो एक स्टैंडर्ड वे टू मेजर नहीं है। अ, इस केस में फिर होना ये चाहिए कि बजाय इसके कि हम मॉनेटरी टर्म्स में देखें, एफिशिएंट पॉलिसी वो होगी जो कि सोशल वेलफेयर फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगी, बजाय इसके कि वो डॉलर टर्म्स में लोगों के बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करे। तो फिर होता क्या है कि एनालिस्ट पे ये बात पॉइंट, इट इट कम्स डाउन टू द एनालिस्ट कि वो सोशल वेलफेयर फंक्शन अ, अ, को प्रोवाइड करे या विंडिकेट करे कि सोशल वेलफेयर फंक्शन वाकई अब मैक्सिमाइज हो रहा है इससे। तो एनालिस्ट क्या कर सकता है कि he or she can either compare policies in terms of both efficiency and distribution criteria, यानी वो उसको डॉलर टर्म्स में भी देख ले विलिंगनेस टू पे में, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया के हिसाब से भी देख ले कि मार्जिनल यूटिलिटी किस इनकम ग्रुप की कितनी है, और उस हिसाब से उसको वेट दे वैल्यू कर दे। और नेट बेनिफिट्स को वो बाय वेल्थ भी रिपोर्ट करे, बाय वेल्थ रिपोर्ट करे या बाय इनकम ग्रुप रिपोर्ट करे, और सोसाइटी एज अ होल भी करे। यानी वो ये ना कहे कि सोसाइटी को ओवरऑल $50 फायदा हो गया, बल्कि वो उसके अंदर ही बताए कि इसमें इनकम ग्रुप्स कितने थे और उन सबको कितना कितना मार्जिनल फायदा हुआ है। नेक्स्ट इशू जो है वो विलिंगनेस टू पे के साथ ये है कि नेट बेनिफिट्स जो हैं वो दे कैन चेंज विद assumptions अबाउट स्टैंडिंग। सिंपली अगर आप समझ लें तो, अगर आप, याद होगा आपको कि हमने स्टैंडिंग के बारे में ये कहा था कि हमने फैसला करना होता है कि किन लोगों के बेनिफिट्स और कॉस्ट्स मैटर करते हैं या उनको हम काउंट करेंगे। काउंटी लेवल पे करेंगे, तहसील लेवल पे करेंगे, जिला लेवल, शहर के लेवल, सूबाई लेवल या नेशनल लेवल या उससे भी आगे। यानी स्टैंडिंग किसकी होगी। तो अगर आप स्टैंडिंग का फैसला करते हैं कि तहसील के लेवल पे होगी तो ज़ाहिर है नेट बेनिफिट्स चेंज हो जाएंगे। आप उसको ऊपर ले आएंगे जिला के लेवल पे तो चेंज हो जाएंगे। तो फिर एनालिस्ट के हाथ में एक तरह से होता है कि वो स्टैंडिंग्स को मैनिपुलेट करके नेट बेनिफिट्स को मैनिपुलेट कर सकता है, और उससे किसी ऐसे प्रोजेक्ट के नेट बेनिफिट्स को ज़्यादा प्रूव कर सकता है जिसकी स्टैंडिंग उसने खुद ऑल्टर की थी। अब अ, इसके अलावा एक और इशू ये आता है कि जुरिस्डिक्शनल मेंबरशिप, यानी हुज इम्पैक्ट शुड काउंट विद इन। आपने फैसला तो कर लिया कि तहसील लेवल पे होगा, लेकिन तहसील के अंदर किस किस का होगा वो लीगल राइट्स पे की बेस पे सेट किया जा सकता है। और उसमें फिर प्रॉब्लम हो सकती है उन लोगों के लिए जो फॉर एग्जांपल इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। हमारे केस में अफगान रिफ्यूजीज होते हैं हमारे पास। तो आप सीबीए करते हुए ऑब्वियसली, क्योंकि उनके वो अगर लीगल नहीं है तो आप उनकी स्टैंडिंग को नहीं काउंट करेंगे, लेकिन उनको शायद पॉलिसी से नुकसान पहुंच रहा हो। इसी तरह कुछ कल्चर्स में खवातीन के हुकूक कम होते हैं। इसी तरह कुछ कल्चर्स में माइनॉरिटीज़ के हुकूक कम होते हैं। हमारे पंजाब के कल्चर में स्पेशली आपको पता है कि ऐसी माइनॉरिटीज़ हैं जिनको बहुत परसिक्यूट किया जाता है, उनको बेसिक राइट्स से भी दूर रखा जाता है। तो हालांकि पॉलिसीज से उनको इम्पेक्ट हो रहा होता है नेगेटिव, बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, लेकिन उनकी स्टैंडिंग को काउंट नहीं किया जाता। इसी तरह एसेंशियली ह्यूमंस को ही स्टैंडिंग्स में कंसिडर किया जाता है। पौधों को, परिंदों को, जानवरों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है ज़्यादातर कल्चर्स में। कुछ कल्चर्स में दी भी जाती है, या एटलीस्ट प्रेशर ग्रुप्स या उनकी रिप्रेजेंटेशन कुछ कोई बॉडीज कर रही होती हैं।
तो फिर यहाँ पे ये होना चाहिए कि एनालिस्ट जो है उसको जो राइट्स के बारे में प्रिजम्पशंस हो रही हैं उनको हमेशा चैलेंज करना चाहिए कि नहीं, आप बताएं कि आप वुमेन को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं या इलीगल इमिग्रेंट्स को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं। अ, अब यहाँ पे एक और इशू ये आ सकता है कि स्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोगों की प्रेफरेंसेस अलग हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आप शिफ्ट हो गए कनाडा, वहाँ की नेशनैलिटी मिल गई आपको, आपको स्टैंडिंग भी मिल गई। लेकिन अब आप की जो विलिंगनेस टू पे अज्यूम करेगी सोसाइटी, फॉर एग्जांपल एक नए पब या डाउनटाउन एरिया को कंस्ट्रक्ट करने में जिसके अंदर शराब वगैरह की दुकानें हैं, तो वो आप एक्चुअली आपकी प्रेफरेंस नहीं होगी, लेकिन एग्रीगेट पे हो सकता है कि आपकी विलिंगनेस टू पे को कंसिडर कर लिया जाए। तो प्रेफरेंसेस भी जो होते हैं वो भी दे कैन बी अ प्रॉब्लम, स्पेशली जब लोगों में कल्चरल फर्क होते हैं। और आखिरी चीज़ ये कि फ्यूचर जनरेशन की प्रेफरेंसेस ऑब्वियसली हमें नहीं पता होती हैं, वो तो अभी दुनिया में आई ही नहीं है। 10 साल, 15-20 साल बाद की जब किसी चीज़ को अगर हम मोनेटाइज कर रहे हैं और फिर उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू उसके निकालने की कोशिश कर रहे हैं डिस्काउंट करके सोशल रेट पे, तो उसका फिर नॉर्मली इलाज ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग लोग होते हैं, जो आजकल के लोग होते हैं, उनकी विलिंगनेस टू पे से हम प्रॉक्सी करने की कोशिश करते हैं, जज करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर जनरेशन्स की विलिंगनेस टू पे क्या होगी। ब्रेक करते हैं और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे।